हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिज़िक्स और आज हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे आज हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा फिज़िक्स से पहले, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स है हमारी, और ये जो 12th क्लास फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ी सी हम इसके बैकग्राउंड की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम फिज़िक्स जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स अगर आप याद रखो तो फिज़िक्स जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर से लिया गया है, फ्यूजिस से। कहाँ से लिया गया स्टूडेंट्स? ये एक ग्रीक लेटर से लिया गया, फ्यूजिस। फ्यूजिस जिसका मतलब होता है नेचर। तो हमने क्या कहा कि जो फिजिक्स है हमारे पास ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि फिजिक्स अगर आपको डिफाइन करें तो आप क्या बोलोगे। तो अब ये डेफिनेशन याद रख लो फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, यानी फिजिक्स इज द साइंस ऑफ ब्रांच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। सिंपल डेफिनेशन, बेसिक लॉज ऑफ नेचर जिस साइंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं उस साइंस को हम बोलते हैं, ये हमारे पास फिजिक्स है। तो हम क्या कहेंगे, फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी बेसिक लॉज ऑफ नेचर। बेसिक लॉज ऑफ नेचर की हम इसमें स्टडी करते हैं। बेसिक लॉज ऑफ नेचर अगर हम बात करें तो कितने किस्म के हमारे पास ऐसे लॉज इन नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल डे और नाइट का बनना, ये भी तो एक नेचर है हमारे पास, एक कुदरत है हमारे पास, यानी रात और दिन का बनना। अर्थ का सन के अराउंड घूमना, ये भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, तो सो मेनी नेचुरल प्रोसेसेस, इन सब को समझने के लिए जिस साइंस का हम यूज़ करते हैं उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, वो स्टूडेंट फिजिक्स हम बोलते हैं। अब फिजिक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेज का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूं तो वो न्यूक्लियस के जितने भी नेचुरल फिनोमिनस होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, उनको समझती है। अब अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें हम जितने भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ किसी सिस्टम्स के होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो देर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। उसमें से जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स की हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, अब नाम याद रख लो, कौन सी ब्रांच हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बच्चों हमारे पास। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसी ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें हम ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडीज की स्टडी की जाती है। जितने भी फिनोमिनास इनके साथ रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडीज़ के साथ, वो सारे के सारे हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स थी इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, तो इसको क्लैर्क मैक्सवेल ने एस्टैब्लिश किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से। तो वहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप्ड हो गई, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं हम, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आ गया। फिजिक्स से ग्रीक लेटर फ्यूजिस से लिया गया है जिसका मतलब है नेचर, यानी कुदरत की बात की गई है। और इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स का सबसे पहले जो वर्ड यूज़ हुआ था वो एरिस्टोटल ने यूज़ किया था। फिजिक्स जो वर्ड है ये एरिस्टोटल ने यूज़ किया हुआ, इतना आप याद रखो। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम बेसिक लॉज ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। अभी मैंने बात की कि एक ब्रांच फिजिक्स की हमने ले ली जिसको मैंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, अपने याद रखना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बॉडीज़ की इसमें स्टडी की जाती है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। स्टूडेंट हमने ना क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, ये ब्रांच जो फिजिक्स की जो ब्रांच थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी आगे दो ब्रांचेस हमने डेवलप की। इसके हमने कितने ब्रांचेस डेवलप की, दो ब्रांचेस। एक का नाम हमने रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम रखा और दूसरी ब्रांच का नाम हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ले लिया। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो टाइप्स हमने आगे डिफाइन की, दो ब्रांचेस की। एक को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपको याद होगा कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th के अंदर, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो ब्रांच है ये किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है। आपको इतना पता होना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रख लो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। अब जितने भी फिनोमिनास एक चार्ज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जब वो रेस्ट में होता है तो वो सारे फिनोमिनास हमें कहाँ पर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। जितने भी फिनोमिनास इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज जब रेस्ट में रहता है, जब वो मूव नहीं होता, तो उसके साथ जितने भी फिनोमिनास एसोसिएटेड होते हैं, चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ, कैपेसिटेंस की हम बात करें, तो वो सारे के सारे फिनोमिनास हमने कहाँ पर स्टडी करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर, जो किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, क्या होता है, चार्ज एट मोशन। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होगी वो इसी की टाइप है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की वो टाइप आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पर चार्ज जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। लेकिन जब चार्ज को हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं, तो जिस ब्रांच में हम उसको स्टडी करते हैं उसको हमने कौन सा नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम हमने दे दिया। अब स्टूडेंट, जितने भी फिनोमिनास एसोसिएटेड होते हैं चार्ज एट रेस्ट के अंदर, तो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हमने कौन सा नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दे दिया। तो हमने यही पढ़ना है। तो अब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये तो एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड वी स्टडी, हम क्या करते हैं, वो स्टडी चार्ज, या ऐसे लिखो आप सिंपल हम करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द, विच डील्स विद द, विच डील्स विद द चार्ज, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो जब चार्ज रेस्ट में होंगे उस वक्त जब हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं भाई, ये भी याद रखना आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक सिटी। ओके, यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा, होता तो नहीं है नॉर्मल सा, अगर हम बात करें, कहता है अगर करंट प्रोड्यूस हो किसकी वजह से, रेस्ट चार्जेस की वजह से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या नाम दे दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, याद रखो आप। दूसरा हम इसको एक और नाम देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं भाई, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। अब बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना, जितनी बातें अभी मैंने बोली हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, तो हमारा जो स्पेशल फोकस था वो था चार्ज के ऊपर, कि चार्ज क्या होता है। तो चलो अब हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पता चल गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट स्टडी करते हैं। अब जितने भी फिनोमिनस हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, जो भी फिनोमिनस हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, बट ये एक बात माइंड में हमेशा याद रखना कि वो सारे के सारे फिनोमिनस कब होंगे, जब चार्ज किस में होगा, एट रेस्ट में होगा। चलो आगे मूव करते हैं अब हम। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है, चार्ज के साथ एसोसिएटेड। तो अब हमें समझना है कि ये चार्ज होता क्या है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास। अब सबसे पहले जिसने चार्ज का कंसेप्ट हमें दिया था वो अपने याद रखना है, वो नाम
सबसे पहले जिसने चार्ज का कंसेप्ट हमने दिया था वो था थेल्स ऑफ माइलेटस। नाम याद रख लो आप। जिसने कंसेप्ट ऑफ चार्जेस सबसे पहले दिया था अराउंड 600 BC। सबसे पहले जो चार्ज का कंसेप्ट जिसने हमें दिया था वो था थेल्स ऑफ माइलेटस, और ये ग्रीस का रहने वाला था। कहाँ का था? ये ग्रीस का रहने वाला था। और इसने सबसे पहले हमें किसका कंसेप्ट दिया था? चार्ज का इसने कंसेप्ट दिया था। अब स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ना, ये भी आपने याद रखना है। जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, अभी मैंने बोला था ना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, और मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड यूज़ किया। तो ये आया कहाँ से? तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये लिया गया कहाँ से है? विच इज obtained through Greek word इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखा गया भाई, इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स अंबर। ये आपने याद रखना है, विच मीन्स अंबर। ये एक जो वर्ड है ये ग्रीक लेटर है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है अंबर। अंबर इसलिए कि जो थेल्स ऑफ माइलेटस था इसने सबसे पहले अंबर को सिल्क के ऊपर रब करके चार्ज को प्रोड्यूस किया था। अंबर आप ऐसे कह सकते हो जैसे अंबर जेमस्टोन्स को कहते हैं, चिपकने वाले पत्थरों को भी हम कहते हैं, जो चिपकते हैं ना पत्थर जेमस्टोन, उनको हमने अंबर का नाम दिया। ये काफ़ी कलर हमें हर कलर्स के अंदर ये मिलते हैं और ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो था सबसे पहले जो अंबर को सिल्क के ऊपर रब किया गया, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो करंट हमारे पास आया, तो उस करंट को हमने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और किसकी वजह से? वो अंबर जो था ना उसको ग्रीक के अंदर क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। पहला मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कंसेप्ट था सबसे पहले थेल्स ऑफ माइलेटस ने दिया था। अब चलते हैं आगे, चार्ज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने इतना सीखा है कि फोर्सेस जो है ना, फोर्सेस वो दो चीज़ों के कारण होती हैं, मासेस के कारण और चार्जेस के कारण भी फोर्स होती है। आपने क्लास 11th के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा इसके बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस में। अब हम कैसे कहते हैं किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है? तो सिंपल सी बात, आप सिंपल एक डेफिनेशन में आपको लिखाऊंगा चार्ज की, वो आपने याद रखना है। चार्ज सबसे पहले आपने याद रखना है, चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल बॉडी की। मटेरियल बॉडी वो जिसका मास होता है, ये स्पेशल वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी बॉडी जिसका मास होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल बॉडी। तो चार्ज भी उसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है तो हम क्या लिखेंगे? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है भाई? ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट। में लिख रहा हूं यहां पर भाई, मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसका मास होता है। ओके, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट। तो मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब है कि चार्ज हमेशा किसी मास वाले ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जिसका मास नहीं होता उसका चार्ज भी नहीं होगा। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है यहाँ पर कि ये जो चार्ज है हम इसको ना किसी बॉडी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये खुद ब खुद पहले से उसमें मौजूद होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि चार्ज ना तो क्रिएट होते ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है कि हर मैसिव बॉडी के पास चार्ज पहले से मौजूद होता है। हमारे अंदर भी वही चार्ज है, हम भी चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हुए, तभी तो हमें शॉक लगता है ना। जब हम कभी को वायर पकड़ते हैं तो हमें करंट लगता है। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? चार्ज है। तो हमारा मास भी तो है ना। अगर हमारा मास ना होता तो हमारी बॉडी में चार्ज भी नहीं होता। ठीक है ना। तो हमें याद रखना है चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से होता क्या है? विच। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट विच ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच एन फोर्स, ऐसे मैं लिखता हूं, ड्यू टू विच अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड by any other massive object। तो कहता है चार्ज की वजह से बॉडी के अंदर फोर्सेस आती हैं। अभी तक हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी, उसका सिर्फ काम होता है
अट्रैक्शन करना, क्या करना। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से रिपल्शन हो जाए तो फौरन समझ जाओ कि उस बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज है। अगर दो बॉडीज आपस में रिपेल करती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन बॉडीज के अंदर क्या है, फिर चार्ज है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का काम सिर्फ होता है अट्रैक्शन करना, अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, चार्ज की वजह से जो फोर्स आती है, इसके दो नेचर होते हैं, ये रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है। तो अपने समझना है जब कभी रिपल्शन हो जाए किसी बॉडी के अंदर तो फौरन समझ जाओ कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो बॉडी के अंदर कुछ चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, मान लो ये दो मार्कर है मेरे पास, अगर ये सेम मटेरियल ऑब्जेक्ट के बने हुए होंगे, सेम होंगे, तो इनमें अगर चार्ज आएगा तो ये रिपल्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। लेकिन अगर ये मार्कर जो मेरे पास हैं ये डिफरेंट मटेरियल के साथ मिलकर बने हुए हैं, तो एक को अगर मैं चार्ज करता हूँ ना रब करके, भाई रबिंग के साथ हम चार्ज कर सकते हैं, अपने बच्चों में ऐसा किया है, स्केल को पेन को सर के साथ रब करके पेपर के साथ चिपकाते थे, वो चिपक जाता था, वो हम चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसके अंदर चार्ज लाता हूँ तो अगर ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स ये डिफरेंट मटेरियल के साथ मिलकर बने हुए हैं। अगर ये रिपल्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, सेम मटेरियल से मिलकर बने हुए। अब साइंटिस्ट को इस पॉइंट के ऊपर आके कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, क्यों ऐसा होता है कि अगर सेम मटेरियल रिपल कर जाते हैं, अनलाइक मटेरियल अट्रैक्ट कर लेते हैं। उस वक्त एक साइंटिस्ट का नाम सामने आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम, याद रख लो, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम, जो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चार्ज की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल या मैसिव ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, यानी रिपल्शन और अट्रैक्शन होती है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। तो अब आता था कंसेप्ट ऑफ चार्जेस, कि चार्ज हमारे पास कितने किस्म के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अभी मैंने आपको बताया लाइक मटेरियल जो थे वो रिपल कर जाते थे, अनलाइक मटेरियल क्या कर जाते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो इस केस पर आके जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इसने क्या किया, सबसे पहले हमें ये बताया कि चार्ज दो किस्म के होते हैं। तो ये कौन था, फर्स्ट पर्सन जो था, हमने क्या किया, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द फर्स्ट who discovered two types of charges, who discovered two types of charges। याद रखो, सबसे पहले जिसने हमें बताया कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं वो कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने मैं नाम भी बता दिए, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज दो किस्म के होते हैं, ये सबसे पहले हमें किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था। तो अब सिंपल सा एक कंसेप्ट आप याद रख लो, जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करेगी, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, अब सबको केमिस्ट्री तो अच्छे से आती होगी, आपको सुना होगा कि Na+ होता है और Cl के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव सिंबल आता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों डेवलप होते हैं, आपको पता है कि ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो जो किसी को ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव, और जो चार्ज को रिसीव करने वाला होता है तो उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। एक बात याद रख लो, चार्ज कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, सिर्फ हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई अलग अलग मेथड से थर्मली हम इसको कर सकते हैं, कंडक्शन के ज़रिए, इंडक्शन के ज़रिए, रबिंग के ज़रिए हम चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं, बट कभी भी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किए जा सकते। ये नेचर में जो ऑब्जेक्ट आपको मासिव दिखेगा उसके साथ चार्ज एसोसिएट होता है। तो आज स्टूडेंट हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैंने आज आपको बताया है। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे अच्छे से। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।